हाय गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ा 5-6 दिन का ब्रेक आ गया है इस वीडियो को पे और थोड़ा वायरल था तो उस वजह से ना रिसर्च कर पा रहा था और ना वीडियो बना पा रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं क्वालिटी कंटेंट अगर नहीं बना पाऊँगा, कुछ इनसाइट्स नहीं दे पाऊँगा तो फिर वीडियो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा। तो आज हम माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में 3 कंपनीज़ को देखेंगे कि उनका रिज़ल्ट आया है और कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है। और अरमान फाइनेंशियल है एक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और एक मैंने थोड़ा उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया भी है उसका, लेकिन उसको भी कंपेयर करूँगा साथ में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को। तो देखेंगे मतलब पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में यही चल रहा है कि बहुत स्ट्रेस है। एक्चुअली स्ट्रेस है। इलेक्शन का इम्पैक्ट आया, हीट वेव का इम्पैक्ट आया, माइग्रेशन और कहीं-कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा था, जो फेक पॉलिटिकल कैंपेन्स चल रहे थे, तो लोग पैसा वापस नहीं दे रहे थे और कलेक्शन रिकवरी में प्रॉब्लम आ रहा था। तो बहुत सारे स्टॉक्स तो जैसे अरमान हो गया और क्रेडिट एक्सेस तो फिर भी ठीक कर रहा है। अरमान के तो बहुत बुरे हाल हैं। टॉप से तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा 50% 30-40 50% गिर चुका है और अब क्रेडिट एक्सेस का ठीक है। बाकी जो आपका अरमान है और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, ये दोनों के तो बहुत ही बुरे हाल है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा हाल इनका पहले तो हुआ क्यों है और आगे क्या कर सकते हैं? क्या इनको सिर्फ़ अभी हम ट्रैक करें, वेट करें या अभी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, इनमें इन्वेस्ट करें? तो उस सबको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो इन तीनों में से सबसे अच्छा रिज़ल्ट जिसका रहा है, स्टेबल रिज़ल्ट जिसका रहा है, अच्छा तो नहीं रहा है लेकिन स्टेबल जिसे कहेंगे, फिर भी काफ़ी स्टेबल है। एक तरफ पूरी इंडस्ट्री जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, वो स्ट्रगल कर रही है और क्रेडिट एक्सेस का वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो उस रिज़ल्ट को हम देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले जब हम क्रेडिट एक्सेस की बात करते हैं, तो इसके हम अगर इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, तो आप देखोगे जो इसका टोटल नेट इनकम है, इसमें मैं नॉन इंटरेस्ट इनकम भी ऐड कर रहा हूँ, जिसमें बैड डेट रिकवरी जब कोई बैड डेट को रिकवर करते हैं, वो इनकम भी इसमें आती है। तो टोटल नेट इनकम आपका 27.5% से इंक्रीज़ हुआ है वाई-ओ-वाई। अगर हम Q1 FY25 को कंपेयर करेंगे Q1 FY24 से। तो इसमें 27.5% तो बहुत अच्छा इंक्रीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाएँगे, एम्प्लॉयी के अदर एक्सपेंसेस और फिर डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइज़ेशन ये सब हटाएँगे, तब भी हमारा जो जिसको हम पीपॉप कहते हैं, प्री प्रोविज़निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 30% से बढ़ा है, तो ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पे ये 128% से बढ़ गया है। इस बारी 120 174 का प्रोविज़न निकाला है इन्होंने अपने प्रॉफ़िट में से और हिट दिया है पीएनएल प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और लास्ट ईयर सेम इस टाइम पे सिर्फ़ 76 सीआर का था। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा जंप आया है यहाँ पे और ये बहुत ही गलत चीज़ है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। जितना प्रोविज़न आता है, तो उतना गलत है। अब आप देखोगे कि उस प्रोविज़निंग की वज़ह से जो आपका टॉप लाइन 28, 27, 30% से बढ़ रहा था, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद सिर्फ 14% से बढ़ा है। तो ये इम्पैक्ट आ जाता है जब आपका प्रोविजनिंग बढ़ती है। तो बैंक का बिजनेस मॉडल एज़ आई ऑलवेज़ से वो प्रोडक्ट इस तरीके का बेच रही है कि कोई लेने से मना नहीं करेगा। तो आप ऊँचा ग्रोथ, आँख बंद करके ग्रोथ दे सकते हो, लोन बाँट सकते हो, लेकिन अगर आप अंडरलाइंग रिकवरी नहीं करोगे, कलेक्शन नहीं करोगे और जो आपने लोन्स दिए हैं, वो लोन्स आप वापस नहीं टाइम पे ले पाओगे, तो ये आपके हाल ये हो जाएँगे कि आपको प्रोविज़निंग करनी पड़ेगी, जो आपने मेहनत से पैसा कमाया है, वो आपको प्रोविज़निंग के लिए देना पड़ेगा, उसमें से फिर आपको राइट ऑफ्स करने पड़ेंगे। तो उसके वजह से आपका प्रॉफ़िट सिर्फ़ 14.1% का आया है। अब हम इसके की इंडिकेटर्स देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? मैंने आपको समझाया, कमेंट्री भी मैंने कॉन-कॉल पढ़ा तो उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री यही थी कि हीट की वजह से एक्सेसिव हीट थी, फिर इलेक्शन की वजह से बहुत मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और रिकवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर माइग्रेशन का, ये सब मैंने रीज़न्स आपको बताए। और ये एक कंपनी के नहीं, ये सबके सेम रीज़न्स हैं। कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कंपनी आके कह रही है कि हमारा कोई यूनिक रीज़न है, सबका यही रीज़न है। और क्रेडिट एक्सेस की मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि ये बहुत प्रूडेंटली मैनेज करता है अपने लोन ग्रोथ को। अंधाधुंध लोन नहीं फेंक रहा है
कि हाँ चलो तुम भी लो। और इसका लोन के टिकट साइज देखोगे बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। कई कई लोन जो इमरजेंसी लोन के नाम पे देते हैं वो 500,000 रुपए के लोन्स होते हैं। तो उसमें रिकवरी में वापस में दिक्कत भी नहीं होती। यूजुअली इनके लोन्स होते भी कम है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। बहुत सारे लोन्स तो 50 के अंदर ही इसके निकल जाते हैं। तो ये सब इसके क्रेडिट एक्सेस के बारे में ये सब है। अब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने कस्टमर एक्विजिशन पे अभी भी फोकस मेंटेन रखा है। Q1 में कम हुआ है ऑब्वियसली फॉर ऑल द रीजन दैट आई हैव लिस्टेड अबव, कि इस सारे वजह के रीजंस की वजह से इनका जो कस्टमर एक्विजिशन है थोड़ा कम हुआ है। अब कस्टमर एक्विजिशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है माइक्रो फाइनेंस में? क्योंकि आप टिकट लोन का टिकट साइज बढ़ा के या तो ग्रोथ दिखा सकते हो कंपनी की, कि हमने पहले 20,000 का लोन देते थे, अब हम 25 का देते हैं, अब हम 30 का देते हैं सेम कस्टमर्स को। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करो और 20 का ही लोन दो, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई रहे और एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो जाए। तो इस वजह से कोई भी माइक्रो फाइनेंस में कंपनी है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको कस्टमर कितने स्पीड से एक्वायर कर रही है। तो इसका देखना पड़ेगा कस्टमर एक्विजिशन Q2 के बाद से कैसा नॉर्मलाइज होता है या नहीं होता है। कंपनी का ये कहना है पोर्टफोलियो एट रिस्क जो हमारा है उसका पार जीरो का मूवमेंट थोड़ा हाई है। पार जीरो मतलब ये होता है कि अभी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। पोर्टफोलियो एट रिस्क पार की डेफिनेशन फुल फॉर्म ये होती है, और जीरो मतलब होता है कि अभी उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं आया है। 0, 30, 60 और 90 होता है, तो डेज के हिसाब से होता है। 0 to 30 डेज में अगर कोई पेमेंट ओवर ड्यू हो गया है, ईएमआई ओवर ड्यू हो गया है, तो लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रिस्क नहीं आया है, तो वो पार जीरो में आता है। अब जैसे ये पार बढ़ने लगता है ना, तो आपको समझ आता है कि आगे जाके क्रेडिट क्वालिटी खराब हो सकती है। तो पार का मूवमेंट थोड़ा हाई है इस टाइम पे, ये एंटायर माइक्रो फाइनेंस स्पेस में है। तो क्रेडिट एक्सेस का भी हाई है। ये कह रहे हैं थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है। हमारा मूवमेंट पार का ऐसा उतना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन हमारे कलेक्शन और रिकवरी एफर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आया है जून और जुलाई के मंथ में। तो वो हमें थोड़ा शायद Q2 भी इनका म्यूटेड दिखेगा। बाकी होता क्या है, इसके मैनेजमेंट ने ये बोला है कि माइक्रो फाइनेंस में होता भी है कि 60 to 65% जो रेवेन्यू होता है, जो इनका पूरा लोन ग्रोथ होता है और पूरा जो एज अ कंपनी ये ग्रो करते हैं, वो Q3 और Q4 में करते हैं। Q1, Q2 वैसे भी सीजनली म्यूटेड क्वार्टर्स होते हैं। तो Q2 में भी पर्सनली मुझे ये लगता है कि म्यूटेड ही परफॉर्मेंस रहने वाला है। इनफैक्ट एक दो क्वार्टर्स क्रेडिट एक्सेस का तो शायद Q3 Q4 फिर भी बेटर हो जाए, लेकिन ये फ्यूजन हो गया और अरमान हो गया, इनके तो अभी बहुत बुरे हालत होने वाली है आगे जाके। इस पर्टिकुलरली फ्यूजन का, उसमें तो ठीक है, उसके आगे बात करते हैं कि फ्यूजन में क्या होने वाला है। अब इसके हम यील्ड की बात करते हैं। कितनी इसकी यील्ड है, पोर्टफोलियो यील्ड अगर हम बात करें तो 21% है क्रेडिट एक्सेस की पोर्टफोलियो यील्ड। मतलब एज अ एंटायर पोर्टफोलियो पे से 21% मिल रहा है। ये 21% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और ये एंटायर एमएफआई स्पेस में सबसे कम है। और कम होना इसीलिए भी थोड़ा अच्छा है यहाँ पे कि आप मनचाहा अगर बोलेंगे कि अपने कस्टमर्स को, जिनको आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया है, आप उन्हें अगर बोलेंगे कि यार हमें 27% पे, हम 27% पे तुम्हें लोन देंगे, हम 25% पे तुम्हें लोन देंगे, तो भले वो लोन ले ले, लेकिन आपका रिस्क बढ़ जाएगा। वो इतना पैसा शायद ना दे पाए, आपको रिटर्न ना कर पाए। तो ये पोर्टफोलियो यील्ड को अपना इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे ही रखते हैं। रिस्क रिस्क अवर्स है ये वाला जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है, तो वो इसके साथ ठीक है। और इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो आई थिंक 9.8 समथिंग है, या एंड 9.8 आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है। पोर्टफोलियो यील्ड आपका 21% है। तो आपका जो इंटरेस्ट बचा, जो आप कमा रहे हैं बीच में से, बीच का इंटरेस्ट जो आप कमाते हैं, बैंक का जो बिजनेस मॉडल होता है, इंटरेस्ट स्प्रेड उसे हम कहते हैं, तो वो उसका 11.2 बचा। मतलब दोनों का आप माइनस करेंगे 21 9.8 को, तो 11.2 का बचा। अब हम इसके निम्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है निम्स का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो 13% का है। निम्स क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आपने अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स में दिया, डिवाइडेड बाय योर आईईए विच इज योर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। ठीक है। अब कॉस्ट टू इनकम की हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ गया है। अब हम ना इसको एक अब स्लाइड चेक करो अपने स्क्रीन पे। अब हम इसको चेक करते हैं कि इनका गाइडेंस FY25 का क्या है, और Q1 FY25 की परफॉर्मेंस कैसे रही है उसके अगेंस्ट। तो ग्रीन में परफॉर्मेंस है, और उसके लेफ्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइडेंस इन्होंने क्या दिया है। तो जीएलपी जो इनका ग्रॉस लोन बुक का जो इनका ग्रोथ का गाइडेंस है वो 23 to 24% है, लेकिन Q1 of 25 में
ये सिर्फ 20.6% आ पाया है। ये इसीलिए आ पाया है क्योंकि जो इनका ग्रुप लोन है वो सिर्फ 18.1% से 18.2% से बढ़ पाया है, बिकॉज वही जो सारे रीजंस मैंने बताए हैं, हीट वेव और ऑपरेशनल लिमिटेशंस ड्यू टू जनरल इलेक्शंस। लेकिन जो इनका आरएफ बुक है, जो रिटेल फ्रेंचाइजी का इनका बुक है, वो 260% से बढ़ा है। अब रिटेल फ्रेंचाइजी का बुक का क्या मतलब है, क्योंकि जो इनका बाकी का पोर्टफोलियो है 70-80% जो इनका ये पोर्टफोलियो है, ये इनका ग्रुप लेंडिंग में है। जो छोटा वाला मैंने बताया जो सिर्फ 18% से ग्रो किया है, ये माइक्रो फाइनेंस में है। इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि 4-5 के ग्रुप में ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ना कि इंडिविजुअल इंसान को लोन देते हैं। ठीक है, तो अब रिटेल फ्रेंचाइजी के लोन्स क्या हैं, इन 4-5 ग्रुप कस्टमर्स में से बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अच्छा करते हैं और वो एक बार लोन लेते हैं, रिपे करते हैं। वो 3-4 बार स्टार्टिंग में ग्रुप के हेल्प से लोन लेते हैं, रिपे करते हैं, लेकिन अब उनका बिजनेस अब इतना अच्छा होने लगा है इंडिविजुअल लेवल पे कि अब उनको ग्रुप में नहीं जाना होता है लोन लेने। उनको जाना, वो अब कंपनी क्या करती है, देखती है ओके हाँ यार ये तो हमारे पिछले कई साल से हमसे लोन ले रहा है, ग्रुप लोन्स ले रहा है और रीपे भी इजीली कर रहा है, तो अब हम इसको इंडिविजुअल लोन देंगे और ज्यादा टिकट साइज का लोन देंगे। सपोज अगर पहले 20,000 का मिल रहा था उसे लोन ग्रुप में, तो अब उसको हम 30 का देंगे, 40 का देंगे, फिर वो अच्छा करेगा, फिर रीपे करेगा तो उसको और ज्यादा लोन देंगे, 60 का देंगे, 70,000 का देंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है, इनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बचती है और एक अच्छा कस्टमर इनको मिल जाता है जिसमें एनपीए का रिस्क भी, डिफॉल्ट का रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये इनका रिटेल कस्टमर है और ऐसी बुक इनकी 260% से बढ़ी है। बाकी हम निम्स की बात करेंगे, 12.9 टू 12.8 टू 12.9 का गाइडेंस था, 13% का इन्होंने अचीव किया है। कॉस्ट टू इनकम की बात करेंगे तो वो भी थोड़ा सा कम है ऑब्वियसली उनके गाइडेंस से, लेकिन अच्छी बात है ना, कॉस्ट टू इनकम कम ही होना चाहिए। 29 है, 30 का गाइडेंस दिया है, 29 है, तो इट्स अ गुड थिंग। क्रेडिट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो 2.2 टू 2.4 का गाइडेंस है और 2.7 का इनका आया है। अगर हम बैड डेट रिकवरीज को इनको इंक्लूड करेंगे तो बैड डेट रिकवरीज मतलब जो पुराना डेट खराब हुआ है उसका रिकवरी आया है, तो 2.6 का ही क्रेडिट कॉस्ट आया है। अब 2.6 का क्रेडिट कॉस्ट हायर इसीलिए है बिकॉज कंपनी ने थोड़ा इस बारी जो इनकी ईसीएल प्रोविजनिंग होती है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, उसमें थोड़ा ज़्यादा अपने आप से इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है क्योंकि उनको लग रहा है आगे जाके ऐसा ऐसा खराब ना हो जाए, तो दे आर बीइंग कंजर्वेटिव हेयर और उस वजह से इनका थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। लेकिन ये कंसर्निंग चीज़ है, इसको आपको आगे ट्रैक करना पड़ेगा। और बाकी आरओए इनका 5.4 5.5 का गाइडेंस था, 5.4 का आया है। आरओई का गाइडेंस भी इन्होंने विद इन द बॉल पार्क मैनेज किया है। अब हमें समझना क्या है इस चीज़ को लेके कि नेक्स्ट क्वार्टर में, जैसा कंपनी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल के गई है कि चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, तो इस टाइम पे ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर इसको ट्रैक करो, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, क्रेडिट क्वालिटी यहाँ से और खराब नहीं होती है, तो इसमें एक पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, छोटा पोजीशन। और Q3 में अगर फिर अच्छा किया, बेटर किया, स्टेबिलिटी से ऊपर आके और अच्छा ग्रोथ की तरफ जाया, तो आप और एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इस हिसाब से इन्वेस्टिंग करेंगे तो रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टिंग आपकी हो जाएगी और पैसा खोने का रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि Q2 में इसने थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा किया तो आपको लगा अरे नहीं यार इसमें तो अच्छा कर दिया इसने और मैं सारा पैसा इसमें डाल देता हूँ। नहीं, आपको देखना है, आपको धीरे धीरे एलोकेट करना है। तो उस हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट, ये एमएफआई की बहुत सारी कंपनीज अभी रीजनेबली वैल्यूड है, ऑब्वियसली कोई भी ओवर वैल्यूड नहीं है क्योंकि पूरा स्पेस ही प्रॉब्लम में है। और जैसे फ्यूजन और अरमान की बात करूंगा तो ऑब्वियसली हमको दिखने से लगता है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत कंपनी का अभी बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है उन दोनों का। क्रेडिट एक्सेस का मुझे ठीक लगा, ऐसा मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी है। अब प्रिकॉशंस की मैं बात करता हूँ कि कंपनी ने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं आगे जाके, कि वो सबसे पहले ये स्टेट बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग करते थे प्रोविजनिंग के लिए। अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट और ग्रैन्युलर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कर दिया है, तो और इन्होंने अपना टाइट भी कर दिया है, जिसको ये कहते हैं ना कि हमारा प्रूडेंट एक डिसीजन मेकिंग है, किसको लोन देंगे किसको लोन नहीं देंगे, तो वो इन्होंने टाइटनिंग करी है। बाकी इसमें दूसरा इम्पैक्ट और हमको देखना ये पड़ेगा कि एमएफआईएन जो है, इनकी बॉडी है, जो इंडस्ट्री बॉडी है जिसके अंडर ये सब आते हैं, एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस, और एनबीएफसीज भी उसको उसका मानते हैं कि, तो उन्होंने कहा है कि एक अगर आपका माइक्रो फाइनेंस का बोरोवर है उसके ऊपर 2,000 से 2 लाख से ज्यादा लेवरेज नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर
क्योंकि एक कस्टमर है वो सिर्फ क्रेडिट एक्सेस से पैसा नहीं उठाएगा, उसको उसका बस चलेगा फ्यूजन से भी उठाएगा, उसका वो अरमान से भी उठाएगा, वो इधर उधर स्पंदना स्फूर्ति से भी उठाएगा, हर किसी से वो पैसा उठाएगा। लेकिन क्यूमुलेटिवली उसका जो एक्सपोजर है उस बंदे का, उस कस्टमर का, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे रूल्स आए हैं और ये सब मान रहे हैं अब इस रूल्स को। और 4 लेंडर से ज्यादा एक कस्टमर माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में पैसा नहीं दे सकता है। तो कंपनी का भी ये कहना है क्रेडिट एक्सेस का कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ग्रोथ म्यूटेड रहेगा, लेकिन हमने इसका ऑलरेडी जो हमने FY25 में गाइडेंस दिया है वो हमने उसमें कॉम्पनसेट कर दिया है। हमने वो एक्चुअली मान के, वो समझ के हमने गाइडेंस दिया है। तो उसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनी पे नहीं आएगा, बिकॉज गाइडेंस में वो सब फैक्टर्ड इन है। और और बाकी इनका तो मेन कर्नाटका महाराष्ट्र वगैरह में है। बाकी एक चीज मेरे को ये लगी ना, इन्होंने भी ये चीज कही कि झारखंड और तमिलनाडु, केरला और राजस्थान में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो जैसे मैंने और कंपनीज को भी पढ़ा है, फ्यूजन में भी पढ़ा है, उत्कर्ष में, ये तो खैर स्मॉल फाइनेंस बैंक है बट वहां पे भी पढ़ा है। तो झारखंड और राजस्थान दो ऐसे स्टेट्स मेरी नजर में ऐसे आ रहे हैं, बार बार ये रिपीटेडली हर कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट में मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आप भी इसको देख सकते हैं कि राजस्थान और झारखंड मुझे बार बार दिख रहा है। अब फ्यूजन की मैं बात करूं क्रेडिट एक्सेस के साथ, तो क्रेडिट एक्सेस में 8% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका 4 से ज़्यादा लेंडर्स हैं। क्रेडिट एक्सेस के 8% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट एक्सेस के अलावा 3 और लेंडर्स से पैसा ले रखा है, मीन्स 4 लेंडर हो गए। लेकिन ये डिसेंट नंबर है, फिर भी डिसेंट नंबर है, क्योंकि जो इसका इंटरनल गाइडलाइंस ये फॉलो जो करते हैं बैंक, ये क्रेडिट एक्सेस जो पहले से फॉलो करता आ रहा है वो बहुत कंजर्वेटिव ही है। तो वो एक फालतू का ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, एकदम धूम धड़ाके वाला ग्रोथ नहीं दिखाते हैं कि आगे जाके अरमान की तरह प्रॉब्लम हो जाए कि 50% से पहले ग्रो करता था, अब 20% से ग्रो करने की नौबत आ गई है। तो फ्यूजन के केस में जैसे मैंने आपको बताया था, 24% कस्टमर्स ऐसे थे जो 4 से ज्यादा लेंडर्स से पैसा ले रखा है, मतलब फ्यूजन से तो लिया ही लिया था, लेकिन और 4 से भी पैसा ले रखा है। और क्रेडिट एक्सेस के केस में सिर्फ ये 8% है। तो इससे आपको मैनेजमेंट का पता चलता है कि धूम धड़ाके वाली लेंडिंग कर रहे हैं आंखें बंद करके। तूने किसी कस्टमर ने ऑलरेडी, वो बहुत लेवरेज्ड है, उधार पे जी रहा है वो कस्टमर, लेकिन फ्यूजन को ग्रोथ दिखानी है, अरमान को ग्रोथ दिखानी है, तो ले 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 आंखें बंद करके, और ले ले, हमसे भी पैसा ले ले, क्योंकि हमें तो बस ग्रोथ दिखानी है। और पैसा लेने के लिए कोई मना तो करेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। ये एनालिसिस था क्रेडिट एक्सेस का। अब हम एनालिसिस करेंगे ये अब अरमान फाइनेंशियल का। अरमान फाइनेंशियल की भी बहुत बुरी हालत है। आप उसका स्टॉक देखेंगे, ऑब्वियसली क्या गंदा पिटा हुआ स्टॉक है वो। तो उसके पीछे एक रीजन है। और इनफैक्ट इस चैनल पे जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें यही बोला था कि किसी भी बैंक को हद से ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसकी ना, अब आप अपने उस पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं पहले Q1 FY24 की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ आपको, एक साल पहले की अरमान की। इसके बाद मैं Q1 FY25 की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखो, 54% से लास्ट ईयर ग्रो करे थे, ठीक है। और एसेट क्वालिटी देखो, GNPA 2.5, NNPA 0.1, डिसबर्समेंट आप देखो 42% से ग्रो किया था। रिटर्न रेशियोज आप देखो, ROA हुआ करता था इसका 7.8, ROE हुआ करता था 36.5, कलेक्शन एफिशिएंसी हुआ करता था 98%, ठीक है। अब हम इस क्वार्टर की बात करते हैं। जो ग्रोथ 54% की थी, अब इस क्वार्टर में Q1 FY25 में वो ग्रोथ हो गई है 21% तक आ गई है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बैंक को कुछ इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके लोन्स खराब कहाँ हो रहे हैं, क्यों इसका पैसा वापस नहीं आ रहा है। 80% इसका ये माइक्रो फाइनेंस में लेंड करता है थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी, वो नम्रा फाइनेंस के थ्रू वो जहाँ पे लेंडिंग करता है। 80% जब आपका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है और आप बेतहाशा, बिना सोचे समझे, बिना ब्रेक लगाए 50% से आप पिछले साल ग्रो कर रहे थे, तो गलती तो आपने करी है। सबसे पहले आपके मैनेजमेंट ने गलती करी है। क्या जरूरत थी इतने तगड़े रेट से ग्रो करने की कि अब आपके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी भी खराब हो गई है। चलिए इसकी बात करते हैं। एसेट अब AUM इसका सिर्फ ग्रो कर रहा है 21% से, राइट। अब एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो था 2.5 का, अब वो 2.79 का हो गया है।
और 0.1 का पहले एनएनपीए था पिछले साल, अब वो 0.18 का हो गया है। भले यहाँ पे आप देखेंगे क्यू एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा जीएनपीए में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन नॉट दैट मच। अब रिटर्न रेशियोज की बात करो, कहाँ पे आपका आरओए पहले 7.8% का हुआ करता था, अब 4.7 का आ गया है। आरओई आपका 36 हुआ करता था, अब वो 15% का आ गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो 98% की हुआ करती थी, अब वो 95% की आ गई है। अगर सिर्फ आप Q1 FY25 का चार्ट देखेंगे ना, ये जो मैंने डिटेल्स दिखाई, तो स्टैंड मतलब आइसोलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इस बैंक में। और ऑफ कोर्स सारे नंबर अच्छे हैं, जीएनपीए आपको अच्छा लग रहा है, एनएनपीए आपको अच्छा लग रहा है, आरओए आरओई का नंबर भी आपको अच्छा लग रहा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का नंबर भी आपको अच्छा लग रहा है, हर चीज तो अच्छी है। ऑब्वियसली कलेक्शन एफिशिएंसी खराब दिख रही है, बट मोटा माटी सब ठीक दिख रहा है। लेकिन आप इसको कंपेयर करेंगे, जो हिस्टोरिकल इसका परफॉर्मेंस रहता था वो बहुत अच्छा रहता था, अब बहुत खराब हो गया है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि आपने बहुत रेकलेस लेंडिंग करी है। और जहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ा टेम्पररी फिनोमिनन की वजह से थोड़ा सफर कर रही है, वहां पे ये अरमान फाइनेंशियल गंदा ही सफर कर रहा है, और इसीलिए इतना ज्यादा टूटा ये स्टॉक लास्ट कुछ डेज में, और ज्यादा इसमें सेलिंग आई है। अब इसका आप थोड़ा पोर्टफोलियो समझें अरमान फाइनेंशियल का कैसा है। माइक्रो फाइनेंस में जो मैंने बताया 81% माइक्रो फाइनेंस का है, इसमें एवरेज टिकट साइज 47,000 का है, ठीक है। अब एमएसएमई लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसमें एवरेज टिकट साइज 77 का है। अब टू व्हीलर लोन्स भी ये बहुत ही कम पोर्टफोलियो है टू व्हीलर लोन्स का, उसमें 72,500 का एवरेज टिकट साइज है। और इंडिविजुअल लोन्स की अगर बात करें तो 82,000 का इसमें एवरेज टिकट साइज है। अब इसके कंसोलिडेटेड हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, स्टैंड अलोन की बात नहीं करेंगे, कंसोलिडेटेड करेंगे, उसमें नमरा फाइनेंस भी इसमें आ जाता है इंक्लूडेड। तो अगर हम टोटल नेट इनकम की बात करेंगे तो वाई ओ वाई 39% से ग्रो किया है, इट्स गुड। और प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट भी 34% से ग्रो किया है, इट्स गुड। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रेट है ग्रोथ का। लेकिन जब आप टोटल प्रोविजंस एंड राइट ऑफ को देखेंगे ना, तो 43.9 सीआर का आया है एज अगेंस्ट 13.5 करोड़ लास्ट ईयर। तो आपका देख रहे हो जंप कितने का आ गया है, मतलब 3 गुना से ज्यादा आपका प्रोविजनिंग बढ़ गई है, 3 टाइम्स आपने प्रोविजनिंग बढ़ाई है। उस वजह से क्या हुआ, आपके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21% से डिक्लाइन किया। क्या तो आपका कहीं पे टॉप लाइन आपका 39% से ग्रो कर रहा है, 34% से पीपॉप आपका ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रोविजनिंग की वजह से इट्स अ नाइटमेयर। है ऑलवेज से कि प्रोविजनिंग बहुत गंदा नाइटमेयर होता है किसी बैंक के लिए। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज तो छोड़िए, आपका 21% से डिक्रीज कर दिया है। क्रेडिट एक्सेस में भी प्रोविजनिंग बढ़ी है, लेकिन उनका एटलीस्ट जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में नहीं आया है। और अरमान ने बहुत कम ऐसा टाइम रहा होगा, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा याद नहीं है कि इसने कभी नेगेटिव लॉस रिपोर्ट किया है, इसीलिए स्टॉक ये बहुत ज्यादा पिटा भी है। तो यही चीजें होती हैं। अब इसके बिजनेस की परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कैसे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 15.5% का है, इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं निम्स में इसके। कॉस्ट टू इनकम थोड़ा बढ़ गया है, ऑब्वियसली खराब बात है। और इसका एम्प्लॉय टर्नओवर भी एक्सेसिवली हाई, इसके कॉन कॉल में इन्होंने बोला है हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बार, थोड़ा शॉकिंग था उनके लिए भी खुद से। ईल्ड की हम बात करेंगे तो ईल्ड वाई ओ वाई में ईल्ड में थोड़ा कंप्रेशन आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है बट आया है, विच इज़ ऑलवेज अ बैड साइन। एसेट क्वालिटी तो आप देखो इसकी 2.5 हुआ करता था, 2.8 आ गया जीएनपीए। और एनएनपीए भी बात करेंगे 0.1 हुआ करता था, अभी 0.2 आ गया है। कंसोलिडेटेड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आर ओ ए, रिटर्न ऑन एवरेज एम, विच इज़ योर आर ओ ए, तो वो 4.8% रह गया है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 8% हुआ करता था। और एक साल पहले के क्वार्टर की बात करेंगे 7.9 था। अब आरओई की बात करेंगे, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, 36.5 से लेके 15.1 पे आ गया। अब आप खुद बताओ, एक कंपनी है जो इतना रेकलेसली ग्रो कर रही थी, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके एनपीएस कहाँ से बढ़ रहे हैं, वो स्टेप्स ले रही है लेकिन उसमें अब टाइम लगेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि अरमान बहुत सस्ता हो गया, चीप हो गया, क्या इसमें एलोकेशन लिया जाए। मैं ये कहूँगा, आप इसका आरओए का नंबर देखिए, आप इसका आरओई का नंबर देखिए, आप इसके एसेट क्वालिटी देखिए। क्या आपको लग रहा है कि ये सही ट्रेंड ये पकड़ चुकी है, मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है आरओई का? आप क्लियरली जब आपको दिख रहा है कि आरओई का इतना गंदा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, हाफ से भी कम हो चुका है इसका आरओई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसमें आगे इन्वेस्ट करने का, जब तक ये ट्रेंड सही नहीं होता है। एक बिजनेस परमानेंटली खराब नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अरमान को देखना छोड़ दो, बंद कर दो इसे ट्रैक करना, इसको आगे ट्रैक करो। अगर ये अच्छा करेगा
तो आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रहेगी मैनेजमेंट से, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास नॉलेज है, आपने जितना टाइम ट्रैक किया है, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे अच्छा करना शुरू किया है और क्या इसकी एबिलिटी है अच्छा करने की, और आप वहाँ पे एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप अपने और स्क्रीन पे देखें, ये अरमान फाइनेंशियल के जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था, उनका उन्होंने जो कमेंट्री दी है रिजल्ट के बाद, और ये इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के आपको समझ आएगा कि पूरे इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके आपको शो कर रहा हूँ। तो इन Q1 FY25, Arman navigated a challenging environment marked by economic uncertainties, disruptions related to central elections, and reports of excessive heat waves in key geographies. Over and above these, there are signs of over-leveraging with MFI clients, which has resulted in lower repayment rates. Means आपके जो MFI क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार पे उठा रखा है, इसीलिए जो हमारा रीपेमेंट है वो कम है। वो पैसा इतना उठा दिया उन्होंने कि वो अब दे नहीं पा रहे हैं, वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। This issue is being addressed both by industry and Arman. Owing to these headwinds, we maintained a cautious approach to growth, ensuring the stability of our operation. अब वी मेंटेन्ड अ कॉशियस अप्रोच टू ग्रोथ का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि हम अभी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अभी फोकस कर रहे हैं अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो हमने लोन्स बांटे हैं वो अब किस तरीके से पहले हम रिकवर करें, फिर हम अपने मेन ग्रोथ पे ध्यान देंगे। और ये होता ही है, प्रोविजनिंग खराब क्यों होती है? जस्ट वो प्रोविजनिंग एक कोई आइसोलेशन में खराब नहीं होती है। जब प्रोविजनिंग खराब होती है तो बैंक की सारा जो एनर्जी है वो डेट को रिकवर करने में लग जाता है। तो उस फेज में वो ग्रो करना कैसे करेगा? वो ग्रो करना ही भूल जाएगा। वो ग्रोथ उसका प्रायोरिटी नहीं है अभी। अभी उसका प्रायोरिटी है अपने प्रोविजंस को कम रखना, एनपीएस को इम्प्रूव करना, अपने जो उनके डीपीटी बकेट्स हैं, कलेक्शन बकेट्स हैं, उनको खाली रखना। ये इनका फोकस हो जाता है। तो इसीलिए मतलब जब कोई फालतू ग्रो करता है ना इतना 35%, 40%, 50% से, तो आप बहुत बी वेरी ऑफ दैट, बी वेरी केयरफुल विद दैट बैंक। तो ये अरमान के बारे में था। अब फ्यूजन से मैं आपको सिर्फ ये कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने बोला है कि क्योंकि जो भी पूरा एमएफआई में चल रहा है ना, ये टेम्परेरी फिनोमिनन है, लेकिन वो किसी किसी के लिए है। मैं क्रेडिट एक्सेस के केस में कह सकता हूँ कि हाँ, मैं नेक्स्ट क्वार्टर वेट करके इसका रिजल्ट शायद अच्छा है तो मैं एलोकेशन बनाऊं, लेकिन मैं अरमान में नहीं कह सकता हूँ, इसको टाइम लगेगा। अरमान के लिए दिस इज नॉट टेम्परेरी, और फ्यूजन के लिए तो बिल्कुल भी टेम्परेरी नहीं है। इनका क्या हुआ था फ्यूजन का, 55,000 कस्टमर स्टेज 1 और स्टेज 2 से स्टेज 3 पे आ गए। स्टेज 1 और स्टेज 2 आप मोटा माटी ये समझें कि एक कोई कस्टमर अगर आज ओवरड्यू कर दिया है, उसका लोन आज लोन आना था और नहीं आया, तो वो स्टेज 1 में चला जाता है। फिर नेक्स्ट 30 डेज तक नहीं आया और उसमें और रिस्क बढ़ गया, तो वो 30 टू 60 डेज में जब जाता है तो वो स्टेज 2 पे चला जाता है। अब और उसमें इसके बाद भी रिस्क आया है, कोई पेमेंट नहीं आया, उससे उसका धंधा भी खराब होने लगा है, बैंक को पता चला, तो उसमें और रिस्क बढ़ गया अंडरलाइन, और वो 60 डेज तक ओवरड्यू के बाद 61 डेज ओवरड्यू हो गया है। तो 61 टू 90 डेज तक जब वो ओवरड्यू रहता है तो वो स्टेज 3 में आता है। और स्टेज 3 का एसेट मतलब बहुत कम विंडो होती है आपके पास उस लोन को बचाने की एनपीए से। वो सीधा एनपीए में जाने वाला है वो लोन। वो ऑलमोस्ट सुसाइड के केस पॉइंट पे खड़ा है, सुसाइड पॉइंट पे, और आप बिल्कुल उसको बचाने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। तो जब स्टेज 1 और स्टेज 2 के 55,000 कस्टमर्स आपके स्टेज 3 में आ गए हैं, तो आपके लिए ऑब्वियसली नथिंग इज गोइंग राइट। और इनका क्रेडिट कॉस्ट 3.24 हो गया है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का। थ्री खुद देखो, इस स्लाइड पे इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है 3.24 का हो चुका है। इट मेक्स नो सेंस, मतलब कि इस कंपनी में अभी क्यों इन्वेस्ट करेगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा, क्या सोच के इन्वेस्ट करेगा कोई भी। तो फॉर फ्यूजन एंड फॉर अरमान फाइनेंशियल, दिस इज नॉट अ टेम्परेरी फिनोमिनन। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अभी इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। एलोकेशन बनाने की मत सोचिए। अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम होराइजन है, तब भी मतलब आपको अभी क्यों एलोकेट करना है? आप पहले इसमें ये देखें ना कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। क्या पता यहाँ से सिचुएशन और खराब हो गई और एक साल कंपनी को नेक्स्ट एक साल इसको सिर्फ स्टेबल करने में लग गया, तो आप वो एक साल पैसा लॉक करके क्यों रखना है? कहीं और इतनी सारी कंपनीज है जो अच्छा भी कर रही हैं, वहां पे इन्वेस्ट करके वहां से तब तक पैसे कमाओ और इसको साइड बाय साइड ट्रैक करो। आपको लगेगा जो ठीक है तो
उसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ये अच्छा करती है और थर्ड क्वार्टर में ये इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, तो आप इसमें एक डिसीजन बना सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है पूरे एमएफआई सेक्टर में, और थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे वैल्यूएशंस मिल सकते हैं इसके बाद भी। और बहुत क्लोजली अगर आप ट्रैक करेंगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। बाकी तीनों का मैंने डिस्कशन कर लिया है। कोई भी डाउट है कंपनीज के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर किसी बिजनेस को एनालाइज करवाना है, मैं ट्राई करूंगा उसको पढ़ने का, समझने का, और आप सभी के साथ उसको उसका एनालिसिस को शेयर करने का। थैंक यू सो मच।